नमस्कार दोस्तों, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एमटीएस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंग्लिश का एनालिसिस आपको कराऊंगा, जो कि आपका जो एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहा है उसमें इंग्लिश का रोल जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि बिना इंग्लिश का आपका जो है मेरिट नहीं बन सकता। आप रीजनिंग और मैथ में पास करना है सिर्फ, लेकिन इंग्लिश और जीके जो है वो आपका मेरिट बनाएगा। तो मैं आपके लिए जीके पहले से बना रहा हूँ, इंग्लिश का भी शुरुआत मैंने करा दिया है। तो आप इंग्लिश को भी आप अच्छे से ज़रूर देखें ताकि आप मेरिट बना कर निकले, ठीक है। साथ ही साथ आपको सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस की भी तैयारी करा रही है, ठीक है, वो आपको कराई जाएगी। और एनटीपीसी जो है वो भी आपका साथ ही साथ चल रहा है, तो आप इसे भी ज़रूर देखें ताकि आप जानते हैं एनटीपीसी का जो स्टैटिक्स जीके है वो आपका सीजीएल में भी काम आ सकता है। सीएचएसएल का जीके स्टैटिक जीके वो आपका एनटीपीसी में भी काम आ सकता है। साथ ही साथ आप बिहार एसएससी में भी आपके लिए जो है जीके जीएस का इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का एनालिसिस इंग्लिश का। तो हमारा पहला प्रश्न कहता है कि इसमें जो है इडियम्स का मतलब समझाएं। क्या बोला है? ये जो अंडरलाइन किया गया है, इस अंडरलाइन का इडियम्स का मतलब समझाएं। चलिए हम लोग पहले सेंटेंस को अच्छे तरह से पढ़ते हैं। पूछा क्या गया है? कहा गया है कि आफ्टर हर हस्बैंड पास्ट अवे, उसके पति के मरने के बाद जेन हैड टू लर्न टू बाइट द बुलेट एंड टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड ऑन हर आउन। जो है जेन जो है वह अब जो है अपने आप को देखभाल कर रही है बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ जो टू बाइट द बुलेट है, इसका कहने का अर्थ है कि वो जो है अब जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बहुत ही बहादुरी से उसे एक्सेप्ट कर रही है और अच्छे से उसे मतलब बढ़ा रही है, ठीक है। तो एक्सेप्ट द डिफ़िकल्ट सिचुएशन ब्रेवरी, मतलब बहुत ही बहादुरी से वह जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, ठीक ना, हैंडल कर रही है। तो इसी को कहते हैं टू बाइट द डस्ट, ठीक है, टू बाइट द बुलेट, सॉरी, टू बाइट द बुलेट, ठीक है। आगे प्रश्न की ओर बढ़े, अगला देखते हैं प्रश्न की ओर क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि आपका कि यहाँ जो है फिलर करना है। फिलर करते हैं हम लोग सेंटेंस पढ़ते हुए। कहता क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज अनाउंस्ड दैट अ स्टूडेंट कैन डैश द बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वाइस। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो कि अनाउंस किया गया है कि स्टूडेंट जो है अब उन्हें दो बोर्ड का 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा मतलब कि वह गिव का मतलब देखिए, सेंटेंस को छाटते हैं। गिव का मतलब होता है माफ़ कीजिएगा, तो हम क्या थे बोल रहे थे कि गिव का मतलब क्या होता है? गिव का मतलब होता है देना। क्या है? देना। तो यहाँ देने का सेंस नहीं है, ठीक ना। अगर पार्टिसिपेट की बात करें तो पार्टिसिपेट हो सकता है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि नहीं, कंपलसरी है कि आपको बोर्ड का एग्ज़ाम 2 बार देना पड़ेगा। गेट का मतलब होता है पा लेना, लेकिन यहाँ टेक का मतलब होता है, यहाँ टेक का मतलब होना है कि देना। तो यहाँ देना का कहने का अर्थ यही है कि आपको जो कि स्टूडेंट को कि बोर्ड का एग्ज़ाम ना 2 बार देना ही होगा, तो वहाँ कहलाएगा टेक। यहाँ टेक होगा कहने का यहाँ पर होगा, ठीक ना। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कहता क्या है? कहता यह है कि इसमें जो है आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट है। तो पूछा क्या है? वन हु लेंड्स मनी, वन हु लेंड्स मनी टू अदर्स एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोला है? वन हु लेंड्स मनी
टू अदर्स एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई ऐसे व्यक्ति जो कि किसी से जो ऋण लेता है, ठीक है, लेकिन उसे जो है बहुत ही हाई रेट पर जो है इंटरेस्ट देना पड़े, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे यूजरल कहेंगे। क्या कहेंगे? यूजरल कहेंगे, ठीक ना। अगर हम क्यूरेटर की बात करें तो क्यूरेटर का मतलब होता है जैसे कि म्यूजियम या ऐसा ही जगह जहां उसके अध्यक्ष कहलाते हैं, संग्रहालय के अध्यक्ष कहलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्यूरेटर कहलाते हैं। अगर हम न्यूमिस्मेटिस्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो ऐसे व्यक्ति कि वे जो है क्वाइंस को स्टडी करते हैं या क्वाइन को कलेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं, ठीक है। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना। मतलब आप मान लीजिए कि आप करोड़पति थे, लेकिन एकाएक अब आपके जो है बिजनेस जो है ठप हो गई, जिस कारण से अब आपके पास पैसे नहीं बचे हैं, तो उसे आप कहलाएंगे दिवालिया हो गए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखें तो अगला प्रश्न बोलता है कि इसमें से एरर फाइंड करना है। बोला यह है कि आई कंसीडर ज्योग्राफी एज एन ईजियर सब्जेक्ट। मैंने ज्योग्राफी को बहुत ही हल्के में कंसीडर किया है। तो यहाँ जो है ईजियर फ्रेज जो है एन ईजी होता है। क्या होता है? एन ईजी होता है। फ्रेज इसका जो होता है एन ईजियर नहीं बल्कि एन ईजी होता है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? आई कंसीडर ज्योग्राफी एज एन ईजी सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि इसका इडियम्स आपको बताना है। क्या कहता है? इडियम्स बताना है। तो पूछा यह है कि पे एन आर्म एंड अ लेग फॉर समथिंग। देखिए पहले समझिएगा इस बात को, क्या कहना चाह रहा है? पे एन आर्म मतलब अपने ये जो बाजू और जो पैर है उसे किसी को बेचे हैं, ठीक ना। तो वो क्या कहलाएगा असली? देखे तो पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर समथिंग, मतलब किसी को आप बहुत पैसे दिए हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका मतलब? तो इसका मतलब होता है पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर समथिंग, मतलब किसी को पैसे बहुत ज़्यादा देना, ठीक है। लॉट ऑफ मनी, किसी को बहुत ज़्यादा पैसे देना। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न कहता है, क्या पूछा है? इसका आपको एरर फाइंड करना है। तो सेंटेंस है व्हाट मोस्ट ऑफ वांट मोस्ट इज टू मूव फॉरवर्ड। व्हाट मोस्ट ऑफ मतलब यहाँ मोस्ट ऑफ मतलब के बारे में बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, मेजोरिटी के बारे में बात किया जा रहा है। मेजोरिटी के बारे में आपसे बात किया जा रहा है कि जानते हैं मेजोरिटी के बारे में जब बात किया जा रहा है तो यहाँ मोस्ट ऑफ नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा मोस्ट ऑफ। सिर्फ ओनली मोस्ट ऑफ का यूज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका मोस्ट ऑफ सी में है, जो कि गलत है। क्या हो जाएगा? वो आपका मोस्ट ऑफ होगा। सिर्फ किसका मतलब होता है कि मेजोरिटी में होना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न बोलता है कि इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, वो भी सेंटेंस के अनुसार। तो सेंटेंस को हम क्यों पढ़ें जब हम यहाँ पर आप स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं, ठीक ना। इस तरह से अपने आप समय को बचाएं। तो पेपर का मतलब PAPER पेपर, तो आप समझ रहे हैं कागज होता है, स्पेलिंग सही है। क्लॉथ CLOTH क्लॉथ मतलब कपड़ा, ये भी आपका मतलब सही है स्पेलिंग के साथ। लेदर, लेदर का स्पेलिंग LEATHER लेदर का स्पेलिंग सही है, इसका मतलब होता है चमड़ा। वहीं अगर कैनवास की बात करें तो कैनवास के मजबूत होता है कि ऐसा मजबूत कपड़ा जिस पर जो है हम ऑयल पेंटिंग कर सके या टेंट के लिए उपयोग कर सके। लेकिन यहाँ कैनवास का जो स्पेलिंग है वो गलत है। कैनवास का स्पेलिंग में CONVAS होता है। क्या होता है? CONVAS होता है, ठीक है।
कैनवास, सो CA कैनवास में स्पेलिंग ये होता है CANVAS, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, अगला प्रश्न है कि इडियम्स फाइंड करना है, इडियम्स को इसमें ठीक करना है। तो सेंटेंस है यहाँ, इडियम्स क्या बोला है, अ स्टॉक ऑफ हिज गन्स। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग। अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, अ मैन ऑफ कैरेक्टर, एक आदमी का जो कैरेक्टर है, ही स्टक टू हिज गन्स इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। वो अपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस रूप से उसका सामना करता है। तो इसका अर्थ होता है स्टक टू हिज गन्स का कि किसी डिफ़िकल्ट या ऐसी परिस्थिति, कठिन परिस्थिति हो जिसको चैलेंजेस करके, मतलब उसका सामना करके उसके अगेंस्ट खड़ा रहता है, मतलब उसको वो विरुद्ध होकर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही है। क्या लिखा है, टू स्टैंड फर्म अगेंस्ट ऑल डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजेस, मतलब वह डिफ़िकल्ट और चैलेंजेस को, ठीक ना, अच्छे से सामना करता है। आगे बढ़े, अगले प्रश्न बोलता है 9th नंबर कि एरर फाइंड करना है। अगर एरर इसमें हम निकालें तो बोला है टेलर रिचर्ड एंड फ्रांसिस प्लेज फॉर द स्टेट बास्केटबॉल। क्या बोला है, टेलर, रिचर्ड एंड फ्रांसिस, जो तीन लोग हैं, ये तीनों जो हैं एक बास्केटबॉल खेलते हैं, स्टेट पर लेवल का, राज्य के लेवल पर बास्केटबॉल खेलते हैं। अब इसमें एरर फाइंड करें तो टेलर, रिचर्ड एंड फ्रांसिस, ये तीन मिला के हो गए आपके पुलर फॉर्म। किस फॉर्म में हो गए, तो पुलर फॉर्म होंगे। तो आगे आपका जो है पुलर फॉर्म होना चाहिए। लेकिन प्लेज जो है, प्लेज PLAYS, ये जो है आपका सिंगुलर फॉर्म है। तो यहाँ क्या आना चाहिए, प्ले आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्ले आना चाहिए, ताकि प्ले जो है आपका पुलर फॉर्म है तो यहाँ यूज हो सके। तो सेंटेंस क्या सही हो जाएगा, टेलर, रिचर्ड एंड फ्रांसिस प्ले फॉर द स्टेट बास्केटबॉल टीम। तो ऑप्शन जो है 3rd में इसका सही आंसर है, 2nd में गलती होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न बोलता है कि इनकरेक्ट स्पेल्ड निकाले। इनकरेक्ट स्पेल्ड, ग्रामर का मतलब व्याकरण होता है। अब इसका स्पेलिंग देखें तो GRAMMAR होता है, जो कि सही है। ER नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितने लोग जो है ग्रामर का स्पेलिंग गलती करते हैं, GRAMMER लिख देते हैं, लेकिन GRAMMER नहीं बल्कि MAR होता है ग्रामर का, ठीक है। फैमिलियर मतलब होता है परिचित होना, ठीक है, कितना आप उसके परिचित हैं उसका मतलब होता है फैमिलियर। प्लीजेंट का मतलब होता है खुशी, PLESANT, प्रेजेंट का मतलब होता है खुशी, जो कि इसका स्पेलिंग ही सही है। ऑफुल मतलब होता है बहुत बुरा या अप्रिय लगना, ठीक है। तो ऑफुल का स्पेलिंग अगर हम देखें तो AWFUL सिर्फ होता है, यहाँ पर ई नहीं लगता है, जो कि यहाँ ई लगा दिया गया है। ऑफुल का स्पेलिंग होता है AWFUL। ऑफुल का मतलब होता है बहुत बुरा या अप्रिय लगना, ठीक है, अच्छा नहीं लगना। अगले प्रश्न की ओर देखें, अगला प्रश्न बोलता है कि इसका एरर निकालना है। तो एरर निकालते हैं हम लोग, द प्लैटिनम इज़ अ प्रेशियस मेटल। प्लैटिनम जो है बहुत ही महंगा, बहुत ही यूनिक मेटल है। अगर हम द प्लैटिनम की बात करें तो द जो है यहाँ यूज़ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लैटिनम जो है आपका अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल एलिमेंट है, जिस कारण से ये आपका जो है द नहीं लगता। द के जहाँ द क्यों नहीं लगता है, द जो है अनकाउंटेबल से पहले द का यूज नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका सेंटेंस फिलअप करना है, ठीक है, यहाँ फिलर करना है। तो बोला है कि आर्गुमेंट रियलिटी कंटिन्यूज टू डेवलप एंड बिकम मोर डैश एमंग अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। कहना चाह रहा है कि जो आर्गुमेंटेड रियलिटी है बहुत ही तेज़ी से वो डेवलप कर रहा है और वो आगे चलकर भी बहुत ही आगे बढ़ेगा। तो इसका जो डैश का यहाँ पर होगा जो है
पर सॉरी परवैसिव। परवैसिव का मतलब होता है व्यापक रूप से, व्यापक रूप से मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। या स्प्रीड वाइडली, स्प्रीड वाइडली भी कह सकते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ना, ठीक है, परवैसिव। वहीं अगर एमिकेबल की बात करें तो इसका मतलब होता है मैत्रीपूर्ण। क्या होता है? मैत्रीपूर्ण होता है एमिकेबल का। वहीं अगर आइडियलिस्टिक की बात करें तो मतलब आप किसी को आदर्श मानते हैं तो आदर्शवादी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आदर्शवादी कहलाता है। वहीं अगर रेयर की बात करें तो जानते ही होंगे, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ होना, ठीक है। रेयर बहुत होते मतलब इन डेंजर या रेयर कहलाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखें। अगला प्रश्न कहता है कि यहाँ साइनोनिम्स बताना है, तो किसका साइनोनिम्स बताना है? तो बताना है आपका ट्राइवर का साइनोनिम्स बताना है। ट्राइवर की बात करें तो ट्राइवर का मतलब होता क्या है? तो ट्राइवर का मतलब होता है आपका तुच्छ या मामूली सी। क्या होता है? तुच्छ या मामूली सी। वहीं अगर माइनर की बात करें तो इसका मतलब भी वही होता है, तुच्छ या मामूली। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका माइनर होगा। वहीं अगर फैटल की बात करें तो फैटल का मतलब होता है घातक होना, घातक लगाकर किसी पर हमला करना, या घातक का मतलब हो गया फैटल। डिसेसिव का मतलब हो जाता है कि निर्णायक मोड़ पर या निर्णायक ऐसा चीज़ लेना जो कि बहुत ही कठिन क्या बोलते हैं, एक्शन लेना बोलते हैं उसे। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक होना। क्या होना? औपचारिक होना। औपचारिक होना मतलब फॉर्मल होना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखें तो अगला प्रश्न बोलता है कि यहाँ पर जो है कि आपको एरर निकालना है। तो एज दे ड्राइवन थ्रू द डार्क ट्विस्टिंग लैन डाउन विच दे हैड वॉकड अर्लियर, ल्यूकियस हेयर्ड द whistling ऑफ द नाइट एयर इन हिज ईयर्स। अब यहाँ हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? तो एज दे ड्राइवन थ्रू द डार्क ट्विस्टिंग लेन, एज दे ड्राइवन, तो यहाँ जो है हम लोग जो है पार्टिसिपल का यूज नहीं करेंगे। क्या नहीं यूज करेंगे? पार्टिसिपल का यूज नहीं करेंगे, बल्कि यह सब जो है सिर्फ पास्ट टेंस का ही बात किए जा रहा है सारा जगह, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ पास्ट टेंस का ही बात करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल में जो कि वर्ब 3 का यूज किया जाता है, लेकिन पास्ट टेंस का यूज करके हम लोग सिर्फ जो है इसका V2 का यूज करेंगे। क्या करेंगे? V2 का ही यूज करेंगे। तो V2 में ड्राइवर का हो जाएगा ड्रोव। क्या हो जाएगा? ड्राइवर का हो जाएगा आपका ड्रोव। तो सेंटेंस अब क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा एज दे ड्रोव थ्रू द डार्क ट्विस्टिंग लैन डाउन विच दे हैड वॉकड अर्लियर, ल्यूकियस हेयर्ड द whistling of the night ears in his ears। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न बोलता है ऑल फिल इन द ब्लैंक है, तो इसमें पढ़ते हैं हम लोग ऑल प्रेज्ड हिम व्हेन ही सोर्ड इन द बिजनेस वर्ल्ड, बट द सेम पीपल डैश हिम व्हेन द ही फेल्ड इन बिजनेस। कहना क्या चल रहा है? कह रहा है कि ऑल जो पीपल हैं कि जो कि उसे उत्साहपूर्वक बढ़ाते हैं, प्रेज करते हैं कि वो आगे बढ़े, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो कि उसे क्रिटिसाइज या मतलब उसकी आलोचना करते हैं कि वह फेल हो जाए अपने बिजनेस में। तो यहाँ फेल होने के मतलब प्रेज्ड का यहाँ पर आपका जो कि है एंटोनिम्स आना चाहिए। वहीं प्रेज्ड का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रेज मतलब होता है कि आप किसी का उत्साहपूर्वक बढ़ाना, मतलब तारीफ करना। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा किसी की घृणा करना या नफरत करना, तो या किसी का क्रिटिसाइज करना, ठीक ना। तो क्रिटिसाइज यहाँ जो है फोर्थ ऑप्शन वो सही होगा। सपोर्टेड का मतलब समझ रहे होंगे। सपोर्टेड का मतलब होता है किसी की सपोर्ट करना, मदद करना, हेल्पफुल बनना किसी के लिए, ठीक है। आगे देखें तो ड्रामेटाइज है। ड्रामेटाइज मतलब होता है कि आप ड्रामेटिक तरीके से मतलब नखरा करके किसी को मना रहे हैं
या कि किसी को भगा रहे हैं। ठीक है। नॉरिस्ट, नॉरिस्ट का मतलब होता है पोषित, मतलब इसका अर्थ होता है कि आप किसी को ग्रोथ के लिए वैसे खाना देना जिससे वो ग्रोथ हो सके, तो उसे कहते हैं नॉरिस्ट, मतलब पोषित आहार। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखें तो अगला प्रश्न बोलता है प्लीज़ टेल मी अबाउट द मीटिंग। क्या पूछा है? प्लीज़ टेल मी अबाउट द मीटिंग डैश। तब यहाँ डैश पर आपको इडियम्स लिखना है। ठीक है। बोला है प्लीज़ टेल मी अबाउट द मीटिंग, मतलब आप मीटिंग के बारे में बताएंगा बाद में कैसे, मतलब संचार रूप से, मतलब पूरी अच्छी तरीके से, संक्षेप रूप से। तो इसका इन अ नटशेल का मतलब ही होता है कि संक्षेप रूप से बताना। ठीक है। इन अ नटशेल का मतलब होता है संक्षेप रूप से। ठीक है। संक्षेप रूप से मतलब डिटेल वाइज में। अगर हम इन अ हफ की बात करें तो इसका मतलब होता है गुस्से में। ठीक है। गुस्से में, किसी से नाराज होना, गुस्से में या एंगर हो जाना। ठीक है। इन अ स्ट्रे का मतलब होता है बेचैन हो जाना। क्या होना? बेचैन हो जाना। ठीक। अगर वहीं इन अ स्पिन का बारे में बात करें, इन अ स्पिन मतलब होता है घूमना। देख रहे हैं, घूम रहा है। इन अ स्पिन, स्पिन जो है घूमता है, मतलब कि आप घबरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घबरा रहे हैं। ठीक है। इन अ स्पिन का मतलब हो गया घबराना। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एंटोनिम्स बताना है। क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। तो ऑथेंटिक का मतलब होता क्या है, पहले ये समझिए। ऑथेंटिक का मतलब होता है ट्रू। क्या होता है? ट्रू। वहीं अगर हम ऑथेंटिक की बात करें तो मैंने क्या बताया, इसका मतलब होता है ट्रू या जेन्युइन या प्रामाणिक। क्या मैंने बोला? इसका मतलब होता है ट्रू, रियल या जेन्युइन या प्रामाणिक। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, जब ट्रू है तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। आगे अगर हम देखें वाइज, वाइज मतलब होता क्या है? चतुर होना, बुद्धिमान होना। वाइज का मतलब क्या होता है? चतुर होना, बुद्धिमान होना। मॉडरेट की बात करें तो मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम होना। किसी चीज़ का जो नंबर होता है उसका मध्य होना ही मध्यम कहलाता है। एक्चुअल मतलब होता है वास्तविकता। क्या होता है? वास्तविकता होती है। ठीक है। वास्तविकता होती है एक्चुअल का मतलब। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न कहता है इनकरेक्टली स्पेल्ड। अगर टेरिटरी की बात करें TERRITORY, तो ये सही है टेरिटरी। इसका मतलब होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र होता है। टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र। एक्सेलेंस के बारे में बात करें तो मतलब इसका एक्सेलेंस का मतलब होता है श्रेष्ठता। क्या होता है? श्रेष्ठता। वहीं अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो व्यापार। क्या होता है? व्यापार। वहीं अगर एक्नॉलेज के बारे में बात करें तो एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना, ये होता है एक्नॉलेज का मतलब। लेकिन यहाँ एक्नॉलेज का स्पेलिंग जो है ये गलत है। एक्नॉलेज का स्पेलिंग होता है ACKNOWLEDGE। एक्नॉलेज, यहाँ डी लगता है, यहाँ डी जो है गैप किए हुए है। चल सर है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ए एन डैश फेलो कांट बिकम एन आइडियल टीचर। ठीक ना। वो जो है कभी भी आइडियल टीचर नहीं बन सकता। तो कौन नहीं बन सकता? तो आलसी पीपल। कौन नहीं बन सकता? आलसी पीपल। तो आइडल का मतलब होता है आलसी होना। आलसी जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं? आइडल कहते हैं। तो आलसी पीपल जो है ना, कभी भी ना आइडियल टीचर नहीं बन सकते। वहीं अगर ऑनेस्ट की बात करें, ईमानदार, ब्राइट मतलब चमकीला, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वर्ड विच मीन्स द सेम ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन, मतलब कि दैट विच कांट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे इलिजिबल, मतलब अस्पष्ट लिखा हुआ है, मतलब जिसका राइटिंग सही से नहीं है। ठीक है। अस्पष्ट जो होता है उसे कहते हैं
इलिजिबल मतलब पढ़ने लायक वह नहीं है। इनक्वेरेबल का मतलब होता है, इनक्वेरेबल का मतलब होता है कि जिसे ठीक किया ना जा सके। क्या बोलते हैं? जिसे ठीक किया ना जा सके उसे क्या कहते हैं? इनक्वेरेबल। और वो किस चीज़ में होता है? तो वो अगर मान लीजिए कोई आपका जो कि हिल्ड है या ये घाव है वो भरा ना जा सके, क्वेर नहीं किया जा सकता, ठीक ना, उसे क्या कहेंगे? इनक्वेरेबल। आगे बढ़े। इरिवेंट का मतलब होता है, इरिवेंट का मतलब होता है कि आप टॉपिक, जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक पर ना बोलते हुए दूसरे टॉपिक पर बोलने लगे जिसको उससे कोई संबंध नहीं है, उसे क्या कहते हैं? तो इरिवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिवेंट कहते हैं। ठीक है, आगे देखें तो इनएक्सेसिबल का मतलब होता क्या है? इनएक्सेसिबल का मतलब होता है जहां आप पहुंच ना सके, जहां आप पहुंच ना सके उसे क्या कहेंगे? इनएक्सेसिबल। ठीक है, जहां आप पहुंच ना सके उसे क्या कहेंगे? तो इनएक्सेसिबल। आगे देखिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोलता है कंप्रीहेंशन है। अब कंप्रीहेंशन को आप 1 मिनट तक अच्छे से रीडिंग लगाएं, ठीक ना। चलिए हम शुरू करते हैं पढ़ना। द मोस्ट कॉमन hazard in forest is forest fire. Forest fires are so old as the forest themselves. They pose a dash not only to the forest wealth but also to the entire regime to fauna and flora, seriously disturbing the biodiversity and the ecology and environment of a region. During summer, when there is no rain for months, the forest dash littered with dry, sentient leaves and twigs, which could burst into flames ignited by the slightest spark. The Himalaya forest, particularly Garhwal Himalayas, have been burning dash during the last few summers, with closer loss of vegetation cover the of that region. The youngest mountain ranges of the Himalayas are the most dash stretches of the world susceptible to forest fire. The forests of the western are more dash vulnerable to forest fires as compared to those in the eastern Himalayas. This is because forests of the eastern Himalayas grow in high rain density. मैंने पढ़ लिया पूरा 1 मिनट में। अगर मुझे तो समझ में आ गया, अगर आपको समझ ना आए तो एक बार और फिर अच्छे से रीडिंग करें, क्योंकि अभी ट्राई कर रहे हैं। वहाँ पर जाके ऐसा ना हो कि आप पढ़ ना पाएँ, ठीक ना। वहाँ कम से कम 1 मिनट जरूर देना है पढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न बोलता क्या है? प्रश्न बोलता है द मोस्ट कॉमन हैजार्ड इन द फॉरेस्ट, जो छिपकली होती है फॉरेस्ट इन द फायर, सॉरी हजार्ड, हजार्ड का मतलब होता है खतरा। मैंने गलती पढ़ लिया था इसे, लिजार्ड सोच रहा था। हजार्ड, हजार्ड का मतलब होता है खतरा। जो खतरा है हमारे फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट फायर से है। किससे है? तो फॉरेस्ट फायर से है, आग से है। तो वो फॉरेस्ट फायर्स आर सो ओल्ड एज द फॉरेस्ट देमसेल्फ। दे पोज अ dash not only to the forest wealth but also the entire regime to fauna and flora, seriously disturbing the biodiversity and the ecology and environment of a region. तो यहाँ जो है, यहाँ जो है आप मर्सी, किसी को माफ़ी नहीं दे रहे हैं, या फेलियर के बारे में बात नहीं बता रहे हैं, ना ही आप ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, थ्रेड कर रहे हैं, मतलब कैसा कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, थ्रेड नॉट ओनली द फॉरेस्ट वेल्थ बट ऑल्सो द इंटायर रिजिम। आगे प्रश्न क्यों बढ़े। अगला प्रश्न होता है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कहाँ से? ड्यूरिंग समर व्हेन देयर इज़ नो रेन फॉर मंथ्स, समर में कोई भी बारिश नहीं हुआ। द फॉरेस्ट डैश लिटर टू विथ ड्राई सेंसेट द लिप्स एंड ट्विंग्स। क्या हुआ कि जब समर में जब बारिश नहीं हुए तो आगे चलकर वह जो है ड्राई मतलब सूखा हो गया। क्या? तो लिप्स एंड ट्विंग्स उसके, ठीक से। तो बिकम, बिकम का मतलब होता है आगे चलकर। बिल्ड मतलब होता है कि बढ़ाना, ठीक ना। कीप मतलब होता है, इसका भी मतलब बढ़ाना।
ड्राइव मतलब होता है इसका भी आगे ले जाना, ठीक है। लेकिन बिकम होता है कि आगे चल कर जो है वो ऐसा हो गया, ठीक है। तो बिकम का मतलब वो होता है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, द हिमालय फॉरेस्ट पार्टिकुलरली गढ़वाल हिमालयस हैव बीन बर्निंग डैश ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू समर्स। जो कि गढ़वाल हिमालय जो है जल रहा है कि मतलब रेगुलर, ठीक है, रेगुलर ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू समर्स, पिछले कुछ समर से लगातार जो है वो जल रहा है। तो रेगुलरली मतलब होता है लगातार, बैडली होता है खतरनाक, तो खतरनाक यहाँ नहीं कह सकते, लगातार जल रहा है ना हर समर से, ठीक है। और वहीं अगर इनफ कहते हैं तो बस करना, बस अब नहीं जल रहा है तो बस यहाँ थोड़ी कहलाएगा। रेयरली मतलब कभी कभार नहीं, यहाँ हो रहा है कि हर फ्यू समर से जलते आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेगुलरली। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिलिंग, फोर्थ वाला। तो यहाँ पढ़ते हैं आगे, द यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमालयस आर द मोस्ट डैश स्ट्रेचेस ऑफ द वर्ल्ड ससेप्टेबल टू द फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है। वर्नरेबल जो है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो हिमालय रेंज है नया वह जो है बहुत ही असुरक्षित है, ठीक है। क्या है, तो वो जो है बहुत ही असुरक्षित है। तो वर्नेबल का मतलब होता है असुरक्षित होना। तो मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय। आउटरेजियस का मतलब होता है बाहरी हो जाना। वहीं अगर ग्रेसी की बात करें तो हो जाता है इसका चिकना होना, ठीक है। चलिए आगे लास्ट प्रश्न चलते हैं। लास्ट प्रश्न है आपका कि यहाँ है, द फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न आर मोर डैश vulnerable to forest fires as compared to those in the eastern Himalayas। तो यहाँ हो जाएगा आपका, क्या कह रहा है, द फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न का जो फॉरेस्ट है, आर मोर फ्रिक्वेंटली मतलब तेज़ी से, जो कि बहुत ही असुरक्षित हो रहा है, किसके कारण, तो फॉरेस्ट फायर मतलब आग लगने के कारण, ठीक ना। फ्रिक्वेंटली होता है तेज़ी से। तो आज यहीं रह देते हैं 25 क्वेश्चन को। मैंने आपको इंग्लिश का एनालिसिस करवाया, ठीक है। कैसा लगा तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।